Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Hello team, once again a warm welcome to Tutelage Academy. Today we will be solving PGCIL 2023 question paper for Junior Officer Trainee HR. इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 120 क्वेश्चंस हैं एंड इसमें HR के भी क्वेश्चंस हैं मेजरली around 50% and then we have questions from finance, banking and marketing also, है ना, और मार्केटिंग के। तो आप देखेंगे कि आज के क्वेश्चन पेपर में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं और हम उन सबको सॉल्व करेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि क्वेश्चन पेपर हमारा किस तरह का है, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या क्या समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल एंड दिस पीडीएफ इज विजिबल। अगर किसी को कोई इनकंसिस्टेंसी हो तो तुरंत टेक्स्ट करेंगे, मैं चेक करूंगी। चलिए, सो विल स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? A bank reconciliation statement is used to। तो बैंक का रिकॉन्साइलेशन स्टेटमेंट का क्या काम होता है? प्रॉफिट और लॉस नहीं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बैंक का रिकॉन्साइलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, तो इसका मतलब बैंक का जो अकाउंट बैलेंस है ना, वो मैच करता है उसके बैंक के लिस्टिंग में जो बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल कि जितने भी डिपॉजिट्स हुए हैं, जितने भी विड्रॉल हुए हैं, तो उसके हिसाब से जो बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस है वो एक्चुअली जो बैंक के पास कैश है उससे मैच करना है ना, उससे मैच करना है। तो ये जो बैंक जो है वो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमेशा रेगुलरली चेक करती है, प्रोड्यूस करती है। अगर कहीं पे फ्रॉड वगैरह है, अगर कहीं पे एरर है, तो भी वो बैंक के रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से पता चलता है ना। तो कैश बैलेंस जो हमारे पास अवेलेबल है, वो जो रिकॉर्ड में कैश बैलेंस अवेलेबल है, वो जो रिकॉर्ड में बैंक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड में जो ऑनलाइन शो कर रहा है कि दिस इज द करेंट बैलेंस दैट शुड बी देयर इन कैश, तो वो मैच कर रहा है कि नहीं, इसी के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, ओके, आई होप इट्स क्लियर। पॉइंट नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर दिए हुए, हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम पैटर्न को समझे, क्वेश्चंस को समझे, और जहां भी पॉसिबल है मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज प्राइमरीली कंसर्न विद। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? वी एज एन एचआर मैनेजर, वी व्हाट वी विल डू, जितने भी एम्प्लॉइज हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, है ना, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उन्होंने स्टैंडर्ड को मैच किया कि नहीं, है ना, और स्टैंडर्ड से अगर डेविएशन है तो हमें क्या कंट्रोलिंग लेना चाहिए। परफॉर्मेंस काफी अच्छा है तो उसके बाद फिर प्रमोशन एंड कंपनसेशन का क्या करना है, सैलरी रिवीजन का क्या करना है, और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है उनको कैसे फर्दर ट्रेन करना है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में मूव करना है। एवरीथिंग अबाउट दैट। करियर मैनेजमेंट भी इसी में आता है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज इवेल्युएटिंग एंड इम्प्रूविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, है ना। ये सब बिल्कुल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, which management theory emphasizes the study of different managerial functions in a systematic way, है ना। कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे, सिस्टम थ्योरी दे देंगे, है ना, पर सिस्टम थ्योरी क्यों नहीं आंसर होगा। ऑप्शंस को भी देखिए क्या क्या ऑप्शन है। अगर आप इस क्वेश्चन को फेस करते हैं तो आप कौन से आंसर को टिक करते हैं, है ना। तो विच मैनेजमेंट थ्योरी एम्फसाइजेस द स्टडी ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, जितने भी मैनेजरियल फंक्शन है ना, POSDC, तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें हम स्टडी कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो वो एक्चुअली क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, नॉट सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, प्रोसेसिंग में बहुत सारे सब यूनिट्स हैं जो आपस में इंटरडिपेंडेंट है ना, और साथ में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, लास्ट में आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आउटपुट कैन बी एनी प्रोडक्ट और सर्विस, और वो आउटपुट फिर बाहर जा रहा है सिस्टम के बाहर, और वहां से जो फीडबैक मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर इनपुट को चेंज किया जा रहा है, रॉ मटेरियल और एनीथिंग। तो ये प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम थ्योरी टेल्स दिस। सिस्टम थ्योरी टेल्स अबाउट प्रोसेसिंग, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, और एक ओपन सिस्टम है जो कि इंटरेक्ट करता है एनवायरमेंट से और इनपुट लेता है फिर दोबारा फीडबैक के बाद, है ना। तो उसके बारे में तो ऐसा कुछ नहीं। साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर, दैट यू ऑलरेडी नो,
है ना। तो वी एज एन एचआर प्रोफेशन वी शुड बी एक्सपर्ट इन साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में। साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, इमोशन स्टडी, फटिग स्टडी, फंक्शनल फॉर्मेटशिप, ये सब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। एंड देन क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी देखिए क्या बताता है, ये बताता है कि की हर चीज स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, हर चीज सिस्टमेटिक होनी चाहिए, है ना, कि हम वर्कर के प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, कैसे, सारी चीजें सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड रखते हुए, है ना। ये काफी ओल्ड थ्योरी मानी जाती है 19th सेंचुरी की। और यहाँ पे रिजिड हायरार्की होना चाहिए, सारे टास्क स्पेशलाइज्ड होने चाहिए, स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और हर चीज सिस्टम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, फर्स्ट दिस देन दिस देन दिस देन दिस, है ना। थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच हो जाता है इसमें। एम्प्लॉय से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कम्युनिकेशन हमारा टॉप टू बॉटम फ्लो करेगा, है ना, कि ये काम बताएगा कि ये डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा, ये से काम बताएगा। तो एक रिसेट अप्रोच, सिस्टमेटिक अप्रोच, थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, क्लियर हायरार्की एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजिंग वर्कर्स एंड रिसोर्सेज, ये हमें देखने को मिलता है क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बाय एल्टन मायो, ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे बोला जाता है कि सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी जरूरी है कि वर्कर हमारे मोटिवेटेड रहे और उनकी एफिशिएंसी बढ़े, नॉट ओनली फाइनेंशियल रिवॉर्ड, ये बताता है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, है ना। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। SWOT एनालिसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एन एक्सटर्नल थ्रेट टू बिजनेस। बिजनेस को एक्सटर्नल थ्रेट कौन देता है, कौन हो सकता है? स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन, ये थ्रेट है नहीं, ये इनफैक्ट ये स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ है ये। इनएफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस इनएफिशिएंट है, अच्छा नहीं है, ये एक वीकनेस है ना, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। स्किल्ड वर्कफोर्स आपका SWOT है, आपकी स्ट्रेंथ है। एंट्री ऑफ अ न्यू कॉम्पिटिटर, अब नया कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, तो वो थ्रेट है, ये आपके बिजनेस के लिए थ्रेट है ना। SWOT समझ में आ गया। इसी तरह एक इटॉप भी होता है, एनवायरनमेंट, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। तो आपके एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट आपके आसपास, या फिर सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में भी आप अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो कि वेदर माय कंपनी इज सूटिंग दिस टाइम दिस प्लेस और नॉट, है ना। कि अगर आप किसी ग्रामीण एरिया में कोई AI का कुछ अगर इस्टेब्लिश करते हो कोई प्रोग्राम, तो वो उसके लिए टॉप विल नॉट बी सुटेबल, लाइक जो एनवायरनमेंट है दैट शुड, आप अपने एनवायरनमेंट में क्या क्या थ्रेट है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आप उससे एनालाइज करते हो, वो होता है इटॉप। ओके, एक होता है SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। Clear? Question number 5. Which of the following best describes the halo effect in organization behavior? Very easy. किसी सिंगल ट्रेट के हिसाब से हम पूरे इंडिविजुअल को जज करते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि he is well dressed, so he must be efficient in work also. He must be efficient in work also. तो आपने देखा कि भाई इसका एक ट्रेट अच्छा है, मतलब वो इंसान बहुत अच्छा है, हर जगह वो अच्छा होगा, he must be efficient in work, ठीक है। और इसका ऑपोजिट होता है हॉर्न इफेक्ट, कि एक नेगेटिव ट्रेट देख करके आप पूरा जजमेंट, स्नैप जजमेंट कर लेते हो कि ही इज कमिंग लेट, सो ही मे नॉट बी एफिशिएंट एंड ही मे बी लेट इन ऑल द वर्क ऑल्सो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये हॉर्न इफेक्ट है कि जजिंग इंडिविजुअल ऑन सिंगल ट्रेट, ये हेलो इफेक्ट में भी होगा और ये हॉर्न इफेक्ट में भी होगा। हेलो में पॉजिटिवली जज करते हैं और हॉर्न में नेगेटिवली जज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे देखिए डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के बारे में दिया हुआ है ना। तो मे बी किसी को पता हो, फाइनेंस से रिलेटेड ये है। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में क्या होता है, देखिए ये क्वांटिटेटिव मेथड है जिसमें हम डिविडेंड पेइंग स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, ना ही कोई बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक। डेब्ट इक्विटी रेशियो बिल्कुल भी नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन सबसे तो बिल्कुल दूर है। स्टॉक का बुक वैल्यू भी नहीं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, तो इसका मतलब कि किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कंपनी के स्टॉक के प्राइस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन थ्योरी दैट उसका जो प्रेजेंट डे प्राइस है ना, जो प्रेजेंट डे प्राइस है दैट इज इक्वल टू वर्थ ऑफ ऑल ऑफ इट्स फ्यूचर डिविडेंड पेमेंट। अगर हम उसे प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करते हैं तो जो भी इसका फ्यूचर डिविडेंड पेमेंट होगा, डिविडेंड 1, डिविडेंड 2, डिविडेंड 3, है ना, तो जितना भी अप टू डिविडेंड, जो भी इसका फ्यूचर डिविडेंड होगा, इसको अगर हम डिस्काउंट कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू में,
है ना। फ्यूचर का 100 रुपए आज के प्रेजेंट वैल्यू में मान लीजिए कि 150 रुपए है, तो लाइक दैट, जिसे हम डिस्काउंट करते हैं इसके प्रेजेंट वैल्यू में, और प्रेजेंट वैल्यू में सारे डिविडेंड को डिस्काउंट करते हैं, तो वही हमारी कंपनी का प्रेजेंट स्टॉक प्राइस हो जाता है। तो ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है, तो इसी को हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, है ना। ये जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है, जो सारे डिविडेंड को सम करके प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट किए हैं, तो वो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसी को डिटरमाइन करते हैं हम। ओके, सो दिस इज व्हाट इज डिस्काउंट डिविडेंड मॉडल। क्लियर है? ओके, क्लियर। इन द लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट आर, लॉन्ग रन में सारे कॉस्ट क्या होते हैं? लॉन्ग रन में आपकी कोई कंपनी है और लॉन्ग रन में, अभी की बात नहीं कर रहे, है ना, टाइम पीरियड, लंबा टाइम पीरियड में, तो लॉन्ग रन में जनरली जितने भी कॉल कॉस्ट होते हैं ना, सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। कैसे, क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए कि आपकी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो आपने उसे लीज पे लिया है 5 साल के लिए, तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा कि अब 5 साल के बाद आपका लीज तो खत्म हो गया, है ना। तो जो इनफैक्ट जो फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है, उसका भी फिक्स्ड नहीं है कि वो कुछ टाइम के बाद फिर वो चेंज होगा ना, है ना। आप नई फैक्ट्री बना सकते हो, आप नई मशीनरी खरीद सकते हो, आप अपने एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को क्लोज कर सकते हो, या आप अपने एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज को क्लोज कर सकते हो, तो आप अपना बिजनेस टेक्नोलॉजी कुछ चेंज कर सकते हो, जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लॉन्ग रन में आपका जो कॉस्ट है वो बहुत जगह चेंज हो सकता है, फिक्स कॉस्ट चेंज हो सकता है, और वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होता ही रहेगा, है ना। तो जितने भी तरह के कॉस्ट है वो वेरिएबल है, बिकॉज फ्यूचर में आप अपने बिजनेस में कहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा सकते हो, आप अपना अलग से ओपन एक्सपेंडिचर भी बढ़ा सकते हो, और घटा भी सकते हो, इनफैक्ट यू नेवर नो, है ना। तो हर तरह के कॉस्ट इन ऑल रन वेरिएबल माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, मुझे तुरंत बताइएगा। मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन इन इंडिया इज, ट्रेड यूनियन एक्ट से क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में आई थी। तो ट्रेड यूनियन फॉर्म करने के लिए मिनिमम तो 7 चाहिए, है ना, मिनिमम 7 चाहिए। और लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एज 15 साल होना चाहिए, और ऑफिस बेरर में, ऑफिस बेरर जो लोग होंगे उनका मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए, है ना, एज पर सेक्शन, मुझे याद आ रहा है सेक्शन 21। ओके, तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, इनकी एज मिनिमम 15, ऑफिस बेरर है तो एज 18। लेकिन मान लीजिए इनको रजिस्टर, ये ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड होना है, इस ट्रेड यूनियन को अगर रजिस्टर होना है तो 10% और 100 विच एवर इज लेस शुड बी मेंबर ऑफ दैट ट्रेड यूनियन, है ना। 10% और 100 विच एवर इज 10% 100 वर्कर्स विच एवर इज लेस, हमारी फैक्ट्री के 10% या 100 वर्कर्स जो विच एवर इज लेस शुड बी अ मेंबर ऑफ दैट ट्रेड यूनियन फॉर दैट ट्रेड यूनियन टू बी रजिस्टर्ड। अदरवाइज मिनिमम हम 7 लोग के साथ कोई ट्रेड यूनियन बना सकते हैं जिनका एज लिमिट ऐसा हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, which of the following statement best captures a key difference between oral and written communication। बहुत आसान क्वेश्चन है। ओरल फॉर्मल होता है, जरूरी नहीं आप अपनी माँ को कह रहे हैं मदर प्लीज बेक अ केक फॉर मी, तो वो इनफॉर्मल है। इज मोर एफिशिएंट, नहीं भाई, एफिशिएंसी के लिए रिटर्न चाहिए, क्योंकि रिटर्न में फॉर्मलाइजेशन आ जाता है, रिटर्न में फॉर्मलाइजेशन आ जाता है, वो एफिशिएंट हो जाता है। ओरल में क्या आता है, ओरल में बातें चेंज हो सकती है, रूमर भी हो सकता है, तो ओरल हमारा थोड़ा इनफॉर्मल की तरफ जा सकता है ना। रिटन कम्युनिकेशन कैन नॉट कन्वे इमोशन और टोन लाइक ओरल कम्युनिकेशन, है ना, ये भी गलत है। रिटन में ऐसा नहीं कि आप इमोशन कन्वे नहीं कर सकते, यू कैन कन्वे, यू कैन राइट आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग हैप्पी, लाइक दैट। यहाँ पे लिखिए रिटन कम्युनिकेशन का परमानेंट रिकॉर्ड होता है, आपको मेल्स जितने भी पुराने भेजे गए हैं वो होंगे आपके पास, और ओरल कम्युनिकेशन का कोई टैंजिबल ट्रेस, टैंजिबल क्या होता है, समथिंग विच सीम टू एग्जिस्ट, सीम टू एग्जिस्ट, जैसे टच कर सकते हैं तो टच करेंगे तो पता चलेगा एग्जिस्ट कर रहा है ना, जिसे देख सकते हैं तो पता चलेगा एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो वो होता है टेंजिबल। तो ओरल कम्युनिकेशन का पता नहीं है ना, ओरल कम्युनिकेशन का कुछ कहा नहीं जा सकता। एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, ये ओरल कम्युनिकेशन होता है या रिटन कम्युनिकेशन होता है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एचआर की एग्जामिनेशन में आजकल आ रहा है ना। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में, इनफैक्ट ये ओरल कम्युनिकेशन होता है। अब जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है ना कि तुम इस महीने अच्छा काम करो, नेक्स्ट महीने तुम्हें प्रमोशन के लिए रिकमेंड करूंगा, तो ये बस बातों बातों में एम्प्लॉयर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तो वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि माइंड में ही होता है कि भाई मुझसे बॉस ने ऐसा प्रॉमिस किया है बातों बातों में ही,
तो मुझे ये करना है, वो होता है साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट, ओरल कम्युनिकेशन होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस बायर बिहेवियर। देखिए बिजनेस बायर बिहेवियर क्या है और इसमें टिपिकल इन्फ्लुएंस क्या है क्या नहीं देखना है, मार्केटिंग का क्वेश्चन है तो कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं आप देख पा रहे होंगे। सो बिजनेस बायर बिहेवियर में अब हमारी कोई कंपनी है, अब मुझे कंपनी के लिए कुछ परचेजेस करने हैं, तो मेरा क्या इंटेंट है, मेरा क्या एटीट्यूड है ना, मेरी कंपनी है, मेरा क्या इंटेंट है कि भाई मुझे परचेज करना है तो कहाँ से करना है, मेरा क्या एटीट्यूड है परचेज करने के पीछे, ये मेरा बिजनेस बायर बिहेवियर बताता है ना। तो बिजनेस बाइंग बिहेवियर में हम अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट, कंपनी के गोल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके हिसाब से अपने परचेजेस डिसाइड करते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो। तो हम अपने परचेजेस कहाँ से करेंगे, तो बिजनेस बाइंग बिहेवियर में हम कल्चरल नॉर्म्स देखते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, हमारा इकोनॉमिक आउटलुक क्या है वो देखते हैं, इनफैक्ट कुछ इंडिविजुअल फैक्टर भी देखते हैं। इंडिविजुअल फैक्टर में हो जाता है कि हमारा हम कितना इनकम खर्च करना चाहते हैं, हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं, हमारा प्रोफेशनल आइडेंटिटी कैसे मेंटेन रहेगा और ये सब भी देखते हैं हम, है ना। इंटरपर्सनल फैक्टर भी देखते हैं, सप्लायर के साथ इंटरपर्सनल फैक्टर भी देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स भी देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक आउटलुक तो ऑब्वियसली देखेंगे, लेकिन सप्लायर का रेपुटेशन देखने के बाद नहीं आती, सप्लायर का रेपुटेशन हम नहीं देखते। सो दिस इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो रेंटल एग्रीमेंट नेगोशिएबल नहीं होता भाई, फिक्स होता है, ये सब फिक्स होता है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं कर सकते, फिक्स होता है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कौन प्रॉमिस करता है, इशूअर प्रॉमिस करता है, एक तरह की रिटन प्रॉमिस आप कह सकते हैं, रिटन प्रॉमिस होता है ये, है ना। अब सिंपल सा बात है, अगर आपने किसी अपने फ्रेंड से उधार लिए तो आपका जो फ्रेंड है वो आपको रिटर्न परमिशन लिख के दे रहा है कि यस आई विल रिटर्न मनी टू यू बाय द एंड ऑफ दिस इज लाइक दैट, है ना। तो वो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक्चुअली वो वैलिड नहीं है इसमें, बस समझाने के लिए। तो प्रॉमिसरी डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसे इशूअर जो है वो इशू करता है टू अनदर पार्टी, है ना, इशू करता है टू अनदर पार्टी। तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए होते हैं कि जो दो पार्टी है, तो दो पार्टी, तो मैच्योरिटी डेट क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, कितना % इंटरेस्ट लगेगा, इशूअर का सिग्नेचर रहता है ना, कि अगर और ये होता है प्रॉमिसरी नोट कि पैसे रिटर्न करने के लिए on such terms and condition I will be returning the money to you by इतना % इंटरेस्ट होगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट एंड ऑल, ये सबको सारा डिटेल्स लिखा रहता है प्रॉमिसरी नोट में, है ना। इसे बैंक्स हैंडल करते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which tool is essential for modern day interdepartmental communication in organization। तो आजकल मतलब मॉडर्न डे स्लैक बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, स्लैक और सिमिलर प्लेटफॉर्म। स्लैक क्या है, स्लैक हमारे क्लाउड बेस्ड, हैव यू एवर लॉग इन टू स्लैक, स्लैक लॉग इन नहीं किया है तो आज ही लॉग इन करके देखिए। क्लाउड बेस्ड एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म होता है ना, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म होता है। इसे इनफैक्ट किसने डेवलप किया, सेल्स फोर्स ने डेवलप किया, हाल में डेवलप किया है, आई थिंक 2020 में डेवलप किया है। ये एक फ्रीमियम टूल है, फ्रीमियम मॉडल है। आप इसमें लॉगिन कभी भी कर सकते हैं, लॉगिन कीजिए, अकाउंट बनाइए, इसमें आप कई अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर डिपार्टमेंटल टीम्स हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे आप अपने पीपीटी प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो नोट शेयर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। तो दैट इज स्लैक, है ना, आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में लेबर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है, मेन काम है इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करना, प्रिवेंशन ऑफ डिस्प्यूट एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ये दो काम है मेन। तो प्रिवेंशन ऑफ डिस्प्यूट एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट से थोड़ा मोड़ा मैच यही कर रहा है कि इंश्योरिंग कंप्लायंस विद लेबर लॉज एंड रेगुलेशन, कि वही इंडस्ट्री में लेबर लॉज और रेगुलेशन प्रॉपर्ली मेंटेन हो, उसके लिए लेबर एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रूशियल फॉर अ फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट। कॉलोक्वियल मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं भाई, इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं, पर्सनल ओपिनियन नहीं, ऑब्जेक्टिव डेटा एंड एनालिसिस, है ना, सिंपल है। फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट में चाहिए होगा ऑब्जेक्टिव डेटा एंड एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए ऑफर होना चाहिए,
सिग्नेचर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ऑफर भी और एक्सेप्टेंस भी, है ना। पॉइंट नंबर 3 ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 16, विच सिस्टम व्यूज ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम इंटरेक्टिंग विद एनवायरमेंट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सिस्टम थ्योरी बताता क्या है, तो सिस्टम थ्योरी इटसेल्फ ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन सिस्टम बताता है ना। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले लीजिए, कोई सी भी कंपनी ले लीजिए, कोई सी भी कंपनी, हर कंपनी ओपन ही होगी, क्लोज्ड, आइसोलेटेड या डायनेमिक नहीं। ओपन मतलब इंटरेक्टिंग विद आउटसाइड एनवायरमेंट, ओपन मतलब सेलिंग प्रोडक्ट, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, सब यूनिट्स हैं। आउटपुट को आप आउटसाइड एनवायरमेंट में रिलीज कर रहे हो, बेच रहे हो, प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारी सेल हो रही है, वहां से जो फीडबैक मिल रहा है अकॉर्डिंगली हम इनपुट को चेंज कर रहे हैं। जोमेटो है, स्विगी है, उनका जो सर्विस है वो लोग एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस से भी जहाँ भी कुछ एरर होती है, गलती होती है, हम उन्हें फीडबैक देते हैं और वो वापस फिर हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो दे आर इंटरेक्टिंग विद एनवायरमेंट, दे आर ओपन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है प्रोबेबिलिटी 0 है, कोई 100% पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, कोई ऐसा इवेंट है कि आप हो भी सकता है, नहीं भी 50% चांस है तो प्रोबेबिलिटी 0.5 है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिंग वैल्यू। एंटरप्रेन्योरशिप का मेन एम क्या है? स्टॉक या शेयर में इन्वेस्ट करना नहीं, एमएनसी के लिए काम करना नहीं, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, यस इट इज, बट नॉट ओनली दिस। यहाँ पे देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का एम क्या होता है, you are starting a new business by creating value, by bringing together resources to exploit an opportunity. एंटरप्रेन्योरशिप में आप किसी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चे हैं, टाइम कम है या ठीक से ऑप्शंस नहीं पढ़ा तो 4 पे क्लिक कर दिया। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ओनली स्टार्टिंग a new business to fulfill this thing, this is the main thing। आप किसी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करते हो एंटरप्रेन्योरशिप में बाय क्रिएटिंग वैल्यू, है ना, क्रिएट लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो और आपके पास जितने भी रिसोर्सेस है, आपके फ्रेंड्स, आपकी टीम, आपके पैसे, आपका ऑफिस, उन सबको साथ में, सारे रिसोर्सेज को साथ में एक्सप्लॉइट करके, यूटिलाइज करके आप वैल्यू क्रिएट करते हो ताकि कोई अपॉर्चुनिटी आपको जो दिखे उस अपॉर्चुनिटी से कैश करने के लिए। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस। स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस में हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्या काम होता है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, H0, H1। अगर मान लीजिए कि आप कोई स्टडी कर रहे हो इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग इन लंग कैंसर, है ना, तो नल हाइपोथेसिस हमेशा बताता है देयर इज नो इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग कैंसर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग कैंसर। ये बताएगा कि देयर इज सम इफेक्ट या देयर इज ऑलवेज इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग कैंसर। ठीक है, तो जो यहाँ पे तो क्या होता है कि फिर हम डेटा को टेस्ट करेंगे कि जो जो लोग स्मोकिंग करते हैं क्या उनमें लंग कैंसर का कोई सिम्टम दिखा है कि नहीं। डेटा को टेस्ट करके फिर यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो कलेक्टिंग डेटा सैंपल, मेकिंग बिजनेस डिसीजन, डिटरमाइनिंग इफ ऑब्जर्व डेटा सपोर्ट्स अ सर्टेन क्लेम और हाइपोथेसिस। तो अगर हमारा ऐसा है कि जो लोगों ने स्मोकिंग किया है वहाँ उन लोगों ने बताया है कि उनको लंग पेन या लंग कैंसर के सिम्टम्स दिखे हैं, तो वो डेटा में अगर कोरिलेशन है तो हमारा ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ऑब्जर्व डेटा हमारा जो है वो सपोर्ट कर रहा है एक क्लेम को, हाइपोथेसिस को, या रिजेक्ट कर रहा है, ये हम देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 इज ऑलवेज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, जॉइंट वेंचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर जॉइंट वेंचर है तो कीवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत आसान क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम मैनेजमेंट करना है काम एंड कंपोज मैनर में। ये सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं तो इसमें तो आपको डेफिनेटली मार्क्स लेने ही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। तो शेयर्ड वैल्यूज ऑन द टर्म्स एग्रीड अपॉन इन द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कैपेक्स प्राइमरी रिफर्स टू। कैपेक्स को फुल फॉर्म क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कभी जब भी बजट आता है तो आप सुनते हैं कि बजट में क्या बोला जा रहा है ना। कभी सुनिए कि हर साल जब निर्मला सीतारमण जी जब बजट प्रेजेंट करती हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में काफी कुछ बताती है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो होता है जो कि जैसे कि जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग, जैसे आप कंपनी के लिए बिल्डिंग खरीद रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी करोड़ों की मशीनरी खरीद रहे हो जबकि सालों साल चलेगी, वो सारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा जैसे लैंड परचेज हो गया, बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट एक्विजिशन हो गया, कोई
और R&D में कोई बड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब जैसे बजट की बात की तो सरकार अगर सड़कें बना रही है ना, तो वो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सरकार अगर ब्रिजेस बना रही है, मेट्रो ट्रेन बना रही है, तो वो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है इंडिया में, है ना, तो क्योंकि लॉन्ग टर्म गेन के लिए होता है। ओके, तो और एक होता है ओपेक्स, एक होता है ओपेक्स। ओपेक्स क्या होता है? ओपेक्स होता है हमारा ओपन एक्सपेंडिचर, जो कि डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन में जो खर्चा होता है उसके लिए ओपेक्स टर्म यूज करते हैं, है ना, तो यही है। हाँ ठीक, इसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। तो फंड्स यूज फॉर एक्वायरिंग और अपग्रेडिंग फिजिकल एसेट हमारा कैपेक्स हो जाएगा, और डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हमारे ओपेक्स हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, कंपनसेशन मैनेजमेंट एम्स टू, कंपनसेशन मैनेजमेंट हमारा जो कंपनसेशन होगी, जो सारे एम्प्लॉइज की सैलरी होगी, वो एज पर देयर ग्रेड, एज पर देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही होंगी, उसमें इक्वालिटी बनी रहेगी, उसमें कोई किसी भी एम्प्लॉइज को इनइक्वल या फिर अनजस्ट नहीं फील होना चाहिए। तो उनको पता चलना चाहिए कि दे आर बीइंग रेम्यूनरेटेड फेयरली एंड इक्विटेबली, that we have to ensure. That is what is compensation management. In the context of project scheduling, which technique allows for the simultaneous consideration of trade-off between time, cost, performance objective, है ना। देखिए कभी कभी आपको नहीं भी पता हो ना क्वेश्चन का आंसर, वैसे आइडियली आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता हो तो कीवर्ड देखिए और पता लगाने की कोशिश कीजिए, ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइम, कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे देखिए आंसर हमारा इधर वैसे भी पता चल रहा है ना, टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ मॉडल, TCT, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑब्वियसली पॉइंट नंबर 4 होगा। लेकिन अगर हम देखें गैंट चार्ट और CPM, PERT, ये सब हमें थोड़ा बहुत 2-3 लाइन भी आइडिया होना चाहिए है क्या। गैंट चार्ट में एक्चुअली क्या होता है, ये सब प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग की ये सारे चार्टिंग होते हैं। तो गैंट चार्ट जो है ना, वो हमारे टाइमलाइन व्यू प्रोजेक्ट बताता है कि 1 महीने में कितना प्रोजेक्ट बनेगा, 2 महीने में कितना प्रोजेक्ट बनेगा, 3 महीने में कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, लाइक दैट। और ये CPM में क्रिटिकल पाथ मेथड बताता है कि कहाँ कहाँ पे हमें कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं। उसी तरह PERT भी है हमारा, तो ये सब भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं आप एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, which financial metric is primarily used to assess a company's ability to meet the short term liabilities with its short term asset, ठीक है। तो फाइनेंस के बेसिक रेशियोज आपको पता होने चाहिए। देखिए फाइनेंस और बैंकिंग के क्वेश्चंस है, बट बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, तो वो सब हो सकता है आपने पढ़ा हो कॉलेज में, जस्ट उसको रिवाइज कर लें, ठीक है। तो करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो हमारा करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी होता है ना, करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट में क्या होता है? करंट एसेट में हमारा कैश हो जाता है, कैश इक्विवेलेंट हो जाता है, जो अमाउंट आपको मिलने वाले हैं, अकाउंट रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, आपके कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज है आपके पास, तो भी वो करंट एसेट है। करंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स जो आपको पे करना है, कहीं कुछ उधार है, अमाउंट पेएबल, डिविडेंड जो आपने डिक्लेयर किया है, आपको आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है, वेजेस है, वो सारे आपके करंट लाइबिलिटीज हो जाते हैं। तो ये दोनों का रेशियो अगर हाई है, सपोज इसका रेशियो हाई है, मतलब आपके पास करंट एसेट ज्यादा है, मतलब आपका कैश ज्यादा है, मतलब आपके पास लिक्विडिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब कि आपका जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होगा आप उसको जल्दी पे कर सकते हैं। आपके पास पैसे ज्यादा है अभी फिलहाल जो भी आपके पास लिक्विडिटी के चांसेस हैं, मतलब आपकी जो कैश है वो लिक्विड है, तो आप इजीली और आसानी से अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सकते हो, है ना। ये होता है करंट रेशियो। ओके, तो जितने भी फाइनेंशियल हमारे रेशियोज हैं वो रेशियोज एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू, HRM का क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उनको प्रॉपरली सैलरी तो दी जाए, साथ ही साथ उनको अपॉर्चुनिटीज मिले ग्रो करने का, वो सेटिस्फाइड हो, उनको प्रॉपरली रिवॉर्ड मिले और उनको हम प्रॉपरली इंसेंटिवाइज करें और उनको प्रॉपरली अपॉर्चुनिटीज दें उनके करियर ग्रोथ की। ये होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ताकि हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम डेवलपमेंट कर सके, है ना। दैट इज व्हाट पॉइंट नंबर 4। Which of the following is not a component of transactional analysis? Transactional analysis किसने दिया था? एरिक बर्न ने दिया था अराउंड 1958। तो एडल्ट, चाइल्ड, पेरेंट, 3 तरह के ट्रांजेक्शन स्टेट होते हैं, है ना। चाइल्ड हमारा प्लेजर प्रिंसिपल वाला होता है, किसी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, इसके नीड डिले नहीं होनी चाहिए, अभी जो चाहिए वो तुरंत चाहिए। एडल्ट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए, एडल्ट का हमारा रियलिटी प्रिंसिपल होता है।
कि ठीक है, लॉजिक को ये लोग यूज करते हैं और नीड को थोड़ा देर डिले भी कर सकते हैं, जब बेस्ट टाइम हो तब हम नीड को सेटिस्फाई करेंगे। पेरेंट क्या होता है, पेरेंट का कल्चरल नॉर्म्स वाले हो जाते हैं, जो सोसाइटल नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हुए चलना है, यही होता है पेरेंट, जो हमारा वेक्टर होता है वो। तो 3 तरह के ट्रांजेक्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द एचआर एनवायरमेंट। अब एचआर एनवायरमेंट, एचआरएम कैसा होना चाहिए, एचआरडी के लिए क्या क्या चीजें करनी है, वो सब ये सारे स्टेप डिसाइड करना है। एचआर पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, एचआर स्ट्रेटजीज क्या क्या होनी चाहिए, तो ये सब डिसाइड करने में हम इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे, यस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी देख सकते हैं, बट कंपनी का ब्रांड इमेज दैट इज फॉर आउटसाइड पीपल, दैट इज फॉर आउटसाइड पीपल। कि कंपनी का ब्रांड इमेज क्या है, वो उसके मार्केटिंग, उसके सेल्स टीम के लिए ज्यादा अच्छा है, हमें इससे नहीं लेना है। एचआर के इफ वी आर इन एचआर डिपार्टमेंट वी हैव टू टेक केयर कि एचआर की पॉलिसीज, एचआर की स्ट्रैटेजीज, एचआर का प्लान किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कंपनी को अफेक्ट कर रही है। क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, उस हिसाब से रिक्रूटमेंट क्या करना है, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से भी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, वेज, सैलरी डिपेंड करेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से कंपनी को कहाँ एक्सपैंड करना है वो सब डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे ब्रांड इमेज नहीं आएगा। 28, विच कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म मूवमेंट। लॉन्ग टर्म मूवमेंट के लिए हम हमेशा ट्रेंड को सपोर्ट करते हैं। ट्रेंड क्या बताते हैं कि आज अगर कंपनी ने 20% अगर कंपनी ने कैपेक्स किया तो रेवेन्यू में 50% इंक्रीज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट ईयर भी 40% अगर किया तो रेवेन्यू में 80% इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट ईयर 60% किया तो रेवेन्यू में 150% इंक्रीज हुआ। यहाँ पे एक ट्रेंड है, तो नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में अगर हम 80% करेंगे तो हो सकता है कि रेवेन्यू में 200% इंक्रीमेंट हो, है ना। ये मैंने अभी क्या किया, छोटा सा ट्रेंड एनालिसिस किया। तो ट्रेंड कंपोनेंट में क्या होता है कि जो पास्ट में जो डेटा है उसी डेटा के अप्रोक्सीमेशन में हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ 20% बढ़ता है तो यहाँ पे डबल होता जाता है, लगभग यहाँ पे 20% बढ़ाएंगे तो अभी भी यहाँ से डबल हो जाएगा, 300% हो जाएगा, वो ट्रेंड। तो लॉन्ग टर्म मूवमेंट को ट्रेंड बताता है, इरेगुलर तो कुछ बताता नहीं है, सीजनल एक सीजन में बताता है, लॉन्ग टर्म नहीं। साइक्लिकल कंपोनेंट भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा, ट्रेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर प्राइमरी यूज्ड टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सिंपल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट सारा कुछ कंसिस्टेंट है कि नहीं, कंपेरेबल लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट हो गया एंड ऑल। टैक्स लायबिलिटी के लिए नहीं, मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस, डिविडेंड पॉलिसी, ये सब नहीं, कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी हो, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, मार्केट रिसर्च इज एसेंशियल फॉर एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वैल्यू क्रिएट करता है और एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करते हुए और अपने सारे रिसोर्सेज को यूज करते हुए, है ना, वैल्यू क्रिएट करता है फॉर आउटसाइड कस्टमर। तो उसके लिए मार्केट रिसर्च इसलिए जरूरी है कि वो देखेगा ना कि क्या अपॉर्चुनिटी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, लोगों को क्या चाहिए, लोगों की नीड को असेस करना है, उसी के हिसाब से अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो इट हेल्प्स अंडरस्टैंड कस्टमर नीड एंड प्रेफरेंसेस, अकॉर्डिंगली ही फाइंड्स कि कस्टमर वैल्यू किस चीज में फाइंड आउट करते हैं, और उसी वैल्यू को क्रिएट करने के लिए वो अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है। दैट्स इज व्हाट इट इज एंटरप्रेन्योर। Yeah friends, so what I'll do, I will be ending the session today. In next another 2 sessions I will be completing all the 120 questions of PGCIL JOT HR. आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और हर एक क्वेश्चन से लर्निंग लीजिए, और जो जो भी टॉपिक आपको दिखे, है ना, तो एचआर में एचआर के सिलेबस का में यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 का एक बेसिक सारा आइडिया, बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन सब का भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। बैंकिंग के कुछ टर्म्स का भी बेसिक आइडिया होना चाहिए। मार्केटिंग के कुछ रेशियोज, मार्केटिंग के भी कुछ आइडिया होना चाहिए, दैट यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट some 80 questions we will be practicing tomorrow. ठीक है? Yes, I will be ending the session now, and thank you all for your time. If any further query is there, you can always comment. Okay? Yeah, you can always connect to us. You can always comment. Okay. Yes, I will be taking that out. Would you go over the previous season question for Bail HR? Yes, definitely. If you, in case you have question paper for the same, please provide it to me. Yes. तो संजय जी, अगर आपके पास बेल एचआर का क्वेश्चन पेपर है तो मुझे प्रोवाइड करा दें, तो मेरे लिए आसानी रहेगी। मुझे एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा है बेल एचआर का क्वेश्चन पेपर। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन पेपर हमारे पास होता है, हम अरेंज करते हैं,
और अगर आपके पास किसी भी PSU HR का क्वेश्चन पेपर है हमें बताइए, वी विल बी सॉल्विंग इट दैट फॉर यू. ठीक है? यस. कोई भी डाउट हो तो भी आप ट्यूटोरियल एकेडमी के चैट एप्लीकेशन में कमेंट कर सकते हैं. यस. कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कभी भी आप मुझे परेशान कर सकते हैं. ओके, चलो ठीक है. So I will be ending the session now. Thank you all for your time. Thank you. Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.